बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लता मंगेशकर के हवाले से मैंने गुज़िश्ता एक वीडियो बनाई और उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से लता मंगेशकर की ज़िंदगी में कौन कौन आया, क्या वजह थी लता मंगेशकर ने शादी नहीं की और वो नाकाम इश्क जिसको उन्होंने आखिरी वक्त तक अपने गले से लगाए रखा, वो सब क्या था। अब आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ वो बातें बताऊँगी लता मंगेशकर के हवाले से जो शायद आपको अभी तक किसी ने इस तरह से खुलकर ना बताई हो। लता मंगेशकर की ज़िंदगी के कुछ तारीख पहलू, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनसे मंसूब की जाती हैं, कुछ सच है और कुछ झूठ है, और कुछ ऐसी हैं जिनको मुबालगा आराई अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, यानी कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाकर पेश कर दिया जाता है। तो आज उन राज़ों से कुछ पर्दा उठाऊंगी और आपको बताऊंगी कि असल हकीकत क्या है। ख़ास तौर पे लता मंगेशकर और उनकी बहन के दरमियान जो कंट्रोवर्सीज थ्रू आउट रहीं और कुछ अर्सा कबल, कह लीजिए कि अब से कोई 15 साल पहले ये तमाम कंट्रोवर्सीज जो है वो ख़त्म हुई, दोनों बहनों के दरमियान कुर्बतें जो हुई, उसकी वजह क्या थी। सिर्फ ये कहना कि लता मंगेशकर की बहन ने 13 साल की उम्र में उनके सेक्रेटरी के साथ शादी की थी जिसकी उम्र 31-32 साल थी, और आशा भोसले ने उससे शादी करने के लिए घर के तमाम नियम तोड़े, तमाम जैसे कहे कि मलियादे जिन्हें कहते हैं कि पार्किंग, और अपना घर छोड़कर उसके साथ भाग गई। इस बात को सख्त नापसंद किया लता ने और उनकी फैमिली ने, और फिर बड़े अरसे तक न सिर्फ ये कि लता बल्कि उनकी पूरी फैमिली जो है आशा भोसले से उन्होंने कोई रब्त नहीं रखा और उनसे अलग थलग रहे, यहाँ तक कि आशा भोसले के उस शख्स से 3 बच्चे भी हुए और फिर ये शादी जो अपने तल्ख अंजाम को पहुंची। लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं थी लता मंगेशकर की अपनी बहन से नाराज़गी की, बल्कि कुछ और वजूहात थी, कुछ ऐसी बातें थी जो आज मैं आपको बताऊंगी जो शायद किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। उसके अलावा लता मंगेशकर ने अपने खुद को चाहने वाले से कैसे इंतकाम लिया, एक ऐसे शख्स से जिसको शायद वो खुद भी पसंद करती थी किसी हद तक, लेकिन जब उस शख्स ने अपने मुंह से इकरार किया और बरसरेआम ये कहा कि मैं लता मंगेशकर को पसंद करता था और लता तो मुझसे शादी करना चाहती थी, तो फिर उससे किस तरह का इंतकाम लिया, ये भी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके अलावा आतिफ असलम को क्यों बुरी तरह से झिड़का और क्यों रानो मोडाल, मेरे ख्याल से मैं अगर नाम गलत नहीं ले रही, ये एक ऐसी गुलकारा थी जिसको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन फिर हमेश ने इसको देखा। इसका एक गाना जो है वो जब सामने आया और हमेश ने इसको फिर गाना गाने के लिए दिया, और इसने गाना, जिस गाने से शोहरत पाई वो लता मंगेशकर का ही गाना था, लेकिन क्यों रानो मंडाल को झिड़का लता मंगेशकर ने बहुत बुरी तरह से, और क्यों बहुत सी ग्लूकाराएँ जो उनके ज़माने की थी वो कुछ इल्ज़ामात लगाती हैं लता मंगेशकर पर, ये सब कुछ आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो अपने चाहने वाले को कैसे सज़ा दी, ये चाहने वाला कौन था। ये चाहने वाला वो था जिसका कि जिक्र मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में कर चुकी हूँ, श्री रामचंद्र, जो कि पहले नूरजहाँ के साथ काम करते रहे जब तक बरसगीर पाक व हिंद का वक्त था, जब ये दोनों मुल्क इकट्ठे थे। उसके बाद पाकिस्तान जब नूरजहाँ चली जाती हैं तो उसके बाद लता मंगेशकर इनकी पहली चॉइस बन जाती हैं, और लता मंगेशकर बहुत काम करती हैं इनके साथ, और इन दोनों के दरमियान एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन उसके बाद होता कुछ ऐसे है कि श्री रामचंद्र एक झूठा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि लता मुझसे शादी करना चाहती थी लेकिन मैंने लता को इनकार कर दिया। लेकिन दरअसल हुआ कुछ ऐसे था कि इन्होंने लता मंगेशकर को प्रपोज़ किया और लता मंगेशकर ने इनकार कर दिया। वो पीछे हट गई और इनसे कतराने लगी। लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये बातें सुनी कि मेरे बारे में श्री रामचंद्र ये कह रहा है कि मैंने शादी के लिए प्रपोज़ किया, तो बहुत सख्त नाराज़ हुई और उन्होंने कहा कि एक रिकॉर्डिस्ट जो है वो मेरे बारे में गलत बातें फैला रहा था। मैंने इसकी शिकायत जो है श्री रामचंद्र से की, लेकिन उन्होंने उसको बदस्तूर रखा और इस बात पर वो उससे नाराज़ हो गई। और लता मंगेशकर के बारे में मशहूर है कि वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती थी, और जब नाराज़ होती थी तो लंबी लंबी नाराज़गियाँ जो है वो मोल ले लेती थी, जिस तरह के उन्होंने रफ़ी साहब के साथ लंबी नाराज़गी मोल ली जिससे उनके कैरियर को काफ़ी नुकसान भी पहुँचा। अच्छा, वो कहती है कि मैं इस वजह से वो उससे दूर हो गई और उन्होंने कहा कि मैं आइंदा इसके साथ काम नहीं करूंगी। श्री रामचंद्र से जब उन्होंने इनकार किया काम करने से, तो फिर बहुत से और लोग, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो गानों के लिए आते थे श्री रामचंद्र के पास, वो भी उनसे दूर हो गए, क्योंकि उस वक्त की जो हॉट डिमांड थी वो लता मंगेशकर थी। और इस तरह से श्री रामचंद्र जो है वो तारीकी में और गहराइयों में चले गए। और अगर वो ये कहते हैं श्री रामचंद्र, जिन्होंने कहा कि मैं दूसरी शादी से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि मैं पहले
से शादीशुदा था तो ये झूठ था, क्योंकि उन्होंने बाद में भी एक और शादी की थी। तो ये वजह थी कि उस चाहने वाले को फिर सख्त सजा दी लता मंगेशकर ने, और उसके बाद उसका कैरियर जो है वो बिल्कुल ही कहिए कि ख़त्म हो गया। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब का जब जिक्र किया तो उस बारे में भी बताती चलो। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ लोग ये तो जानते हैं कि एक मसला था जिसके बारे में तकरीबन सबको ही पता है। गानों की रॉयल्टी के हवाले से पहली बार आवाज़ उठाने वाली लता मंगेशकर थी। लता मंगेशकर ने जब अपने लिए तो ये हक हासिल कर लिया, लेकिन फिर बाकी लोगों के लिए भी जब वो खड़ी हो गई और उनके साथ एक ग्रुप बन गया, तो रफ़ी साहब उस ग्रुप में थे जो कि नहीं चाहते थे कि गानों की रॉयल्टी सिंगर्स को मिले। रॉयल्टी ये होती है कि एक कंपनी अगर कोई गाना प्रोड्यूस करती है तो एक टाइम तो सिंगर को और डायरेक्टर को पे कर देती है, लेकिन उसके बाद वो तमाम उम्र जो है उस गाने से जो कमाने वाली इनकम है उसके ऊपर हक जो है वो उस कंपनी का होता है, और अदाकाराओं को या गुलकाराओं को वो हक नहीं मिलता है या उसका कोई पेमेंट नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुलकार भी कोई होते हैं और उनको भी इसका हक मिलना चाहिए। तो इसके लिए जब आवाज़ उठाई तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि जो एक बार पैसा मिल जाता है दैट इज़ इनफ। वो इसके हक में नहीं थे, और वो एक और ग्रुप बन गया और ये एक और ग्रुप बन गया, और इनके दरमियान तल्खियाँ जो है वो बढ़ने लगी। यहाँ तक कि एक जगह पर जब ये इकट्ठे थे वहाँ पर कुछ अल्फाज ऐसे कहे उन्होंने कि जिसका लता साहिबा ने बड़ा बुरा मनाया, और उसके बाद रफ़ी साहब ने कहा कि मैं आइंदा तुम्हारे साथ नहीं गाऊंगा। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप क्या नहीं गाएंगे, आज के बाद मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी, और ये कहती हुई वो वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं थी, बात असल में कुछ और भी थी। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब के दरमियान बहुत अरसे से कुछ चीज़ें जो है वो ग्रज जिसे कहना चाहिए वो बिल्डअप हो रहा था, और वो एक गाने की रिकॉर्डिंग के दरमियान खासतौर पे बहुत उभर कर सामने आया जब उस गाने में बार बार रीटेक करने पड़े उनको, इस वजह से क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ उनकी आवाज़ मैच नहीं हो रही थी, और उनकी आवाज़ को उस वक्त उन्हें बार बार ये बात सुननी पड़ रही थी कि उनकी आवाज़ की वजह से गाना जो है वो ठीक से बैठ नहीं रहा। और उस वक्त से ये इनके दरमियान जो है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और तल्खियाँ बढ़नी शुरू हुई, लेकिन इसका इनको बड़ा नुकसान हुआ। 3-4 साल जब उन्होंने यूँ काम नहीं किया तो मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा भोसले जो है उनको लिया जाने लगा, और मोहम्मद रफ़ी की चूँकि डिमांड ज़रा ज़्यादा थी और आशा जी को काम ज़्यादा मिलना शुरू हो गया, और काम इस वक्त लता मंगेशकर साहिबा को कम मिलना शुरू हो गया। अच्छा, अब लता मंगेशकर और आशा भोसले साहब की तरफ मैं आ जाती हूँ, और उसके बाद मैं आपको आतिफ असलम के हवाले से भी बताऊँगी कि वहाँ पर क्या मामला हुआ। बेसिकली क्या हुआ कि आशा भोसले ने, मैंने एक वाक़या तो आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने शादी की, ये बात उनको नापसंद हुई, और उसके बाद उन्होंने दोबारा शादी आर.डी. बर्मन से भी की, और वो शादी भी नाकाम हुई। लेकिन ये शादियां असल वजह नहीं थी। कहा जाता है कि लता अपने काम के हवाले से बहुत पॉजिटिव थी, और अपने काम के हवाले से वो इतनी पॉजिटिव है कि मैं आपको छोटा सा एक वाक़या ये बता देती हूँ। रन्नू मंडाल का जो मैंने आपको बताया कि जब रन्नू ने गाना गाया, वो नगमा जो था एक प्यार का नगमा है, हाँ जी, इससे शोहरत मिली रानो को, और इसे हमेश ने फिर अपनी फिल्म में काम दिया और बहुत पॉपुलर हुई, हिट हो गई, और सड़क से उठकर इस वक्त बड़े बड़े बंगलों में ये बैठी है। ये इसकी किस्मत है। लेकिन बड़ी सख्ती से झिड़का इसको लता मंगेशकर ने और कहा कि अपना गाना गाओ, किसी से नाम ना बनाओ, नकल करने से कोई लंबे अरसे के लिए शोहरत नहीं पा लेता। तुम्हारे सामने मिसाल है ओरिजिनल की। आशा ने अपना स्टाइल बनाया और देखो कितने आगे गई। यहाँ पे तो उन्होंने ज़रूर आशा की तारीफ़ की, लेकिन ये कहा जाता है कि लता मंगेशकर जो है अपने काम को, अगर कोई और उनके काम को चीट करता था या फॉलो करता था तो वो उसको पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी कि ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, और ये होता है, बहुत से लोग अपने काम को चाहते हैं कि उनके काम को उनके नाम से पहचाना जाए। लेकिन आशा के मामले में कुछ ऐसा था कि आशा जो है, लता मंगेशकर शुरू में बहुत हिट रही, लेकिन उसके बाद आशा जो है वो आगे आई, और ख़ासतौर पर मोहम्मद रफ़ी का वो टाइम जब आशा उनके साथ काम, लता मंगेशकर उनके साथ काम नहीं कर रही थी, तो आशा जो है उन्होंने उनके साथ काम किया, और वहाँ से उनको और ज़्यादा पजीराई मिली। आशा से ये कहा जाता है कि थोड़ी सी प्रोफेशनल जेलसी बेशक बहनें थी, लेकिन थी, मौजूद थी। यहाँ तक कि जब उनके घर में कहा जाता है कि खानसामे ने उनको स्लो पॉइजन करना शुरू किया था। लता जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, हॉस्पिटलाइज हुई, और पता लगा कि उन्हें स्लो पॉइजन किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि उस खानसामे तक पहुँचा जाता, वो खानसामा घर से गायब हो गया। लेकिन ये बाद में कहा जाने लगा कि शायद दोनों बहनों के दरमियान जो राइवलरी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि आशा भोसले अपनी बहन को जहर देती रही। लेकिन ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल सी बात थी, और एक ऐसी जिसे आप मुबालगा आराई कह सकते हैं। बहनों में तल्खियाँ तो थी, लेकिन इस कदर ना थी कि उन्हें जहर दिया जाता। लेकिन ये कहा गया, यहाँ तक कहा गया कि आशा भोसले के अलावा एक और बहन जिनके ऊपर साया किए रखा लता मंगेशकर ने और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। ये मैं आपको सिर्फ वो बातें बता रही हूँ जो कंट्रोवर्सीज है, जो उनके बारे में जिक्र किया जा रहा है। उसमें लता मंगेशकर की जो एक और छोटी बहन है, उनके हवाले से कहा जाता है कि उनको भी गुलकारी का कुछ ना कुछ शौक़ था, और वो चाहती थी आगे आना, लेकिन चूँकि अपनी बहन के ज़ेर असर वो रहती थी, और इस वजह से न वो आगे आ पाई और ना उनका कोई नाम बन सका, उषा मंगेशकर जिनका कि नाम था। अच्छा, ये तो कुछ वाक़यात हो ही गए, लेकिन
जो बातें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका कि मैं अभी जिक्र कर रही हूँ, जिनकी वजह से आशा भोसले से उनके ताल्लुकात में जो दूरियां रहीं वो उनकी प्रोफेशनल राइवलरी, प्रोफेशनल जेलसी थी। लेकिन बाद में दोनों बहनों में प्यार मोहब्बत भी हो गया। आखिरी वक्त में आशा भोसले उनके पास भी थी, उनको खुद हाफिज़ कहने के लिए भी आई। आखिरी वक्त में उनको गाने भी सुनाती थी हॉस्पिटल में बैठकर। और एक वक्त ऐसा भी था और एक वक्त ऐसा था कि सड़कों पर थी आशा जब उनकी तलाक हो गई। बहुत बुरे हालात से उस वक्त वो गुजर रही थी, लेकिन उस वक्त लता ने उनको अपने पास नहीं बुलाया और उनसे रजामंदी जो है वो नहीं हुई उनकी। यहाँ तक कि आशा ने भी अपना एक मुकाम बना लिया और कहते हैं कि उसके बाद दोनों बहनों में सुलह सफाई हुई। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि लता मंगेशकर ने अपने बहन भाइयों को बहुत सपोर्ट किया, अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया। लेकिन आशा भोसले जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कराने वाली गुलकारा का रिकॉर्ड जो है उन्होंने अपने नाम ज़रूर लिया। लता पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी बहन के कुछ गाने जो हैं, कई गाने जो है हाईजैक किया, जिनमें से एक मशहूर गाना ए मेरे वतन के लोगों था। लेकिन आशा भोसले को और लता मंगेशकर को जब अब देखा जाता है तो दोनों को एक बराबर की कामयाब सिंगर जो है अब भारत में माना जाता है। एक और दफ़ा का जिक्र किया जाता है कि लता मंगेशकर ने एक फ़िल्म के सारे गाने गाए, जबकि इस फिल्म के लिए आशा भोसले ने सिर्फ एक गाना गाया था। लेकिन वो एक गाना जो है वो इतना मशहूर हुआ कि वो सबकत ले गया। तो ये भी कुछ एक वजूहात थी। कुछ ज़माने की जो पॉपुलर गुलकाराएँ थीं, जो ज़माने में अपना नाम इतना तो नहीं बना सकें, लेकिन उनका ये कहना था कि पॉलिटिक्स की वजह से हम आगे नहीं आ सके। समन कल्याण जो हैं उन्होंने कहा कि लता ने उन तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम से इनकार किया जो समन के साथ काम करेगा। फिर इसी तरह से कुछ और गुलकार आए हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनकी ज़िंदगी जो है और वो अपनी करियर में आगे नहीं आ सकी क्योंकि लता मंगेशकर जो है उन्होंने उनको आगे नहीं आने दिया। ये चीज़ें तो चलती हैं, आपको मालूम ही है कि जो उस टाइम के बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे जो लोग जेलस होते हैं या जो कोई अपना मुकाम कई दफ़ा नहीं भी बना पाते, वो भी इस तरह की बातें कर जाते हैं। वो भी ये कहते हैं कि हम आगे नहीं आ सके, हम टॉप पोजीशन पर नहीं आ सके, उसकी वजह यह है कि हमें आगे आने नहीं दिया कुछ बड़े लोगों ने। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ऐसा ही होगा। लेकिन वो तमाम कंट्रोवर्सीज, आतिफ असलम का भी जिक्र करती चलो आखिर में। आतिफ असलम ने एक गाना जो है लता मंगेशकर का, वो अब गाना आतिफ असलम ने जिसे गाया चलते चलते, ये पाकीज़ा का गाना था। इसका रीमिक्स था और रीमिक्स जो है करवाया भी भारत से ही, उन्हें कहा गया था कि इसका रीमिक्स करना है आपने। अब जब आतिफ असलम ने इसका रीमिक्स किया तो लता मंगेशकर इस पर बहुत गुस्से हुई। उन्होंने झिड़का सख्ती से आतिफ असलम को और उन्होंने कहा कि क्यों छेड़छाड़ की जाती है उन अच्छे गानों के साथ जो एक दफ़ा बना दिए गए और जिनका एक नाम है, जिनकी खूबसूरती है, उनके साथ छेड़छाड़ क्यों की जाती है। तो बड़ी सख्ती से उन्होंने आतिफ असलम को झिड़का इस बात पर। तो ये कुछ कंट्रोवर्सीज थी, कुछ डार्क साइड्स, कुछ तारीख राज। मैंने कहा इनसे भी पर्दा उठाए चलते हैं। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।